हेलो फेब 2027 एस्पिरेंट्स, बहुत ही तगड़ा अपडेट है तुम्हारे लिए। ग्रेट ईस्टर्न तो आउट हो ही गया था, सेवन आइलैंड भी आउट हो गया था। आज एंग्लो के बारे में बताने आया हूँ। एंग्लो के फॉर्म्स भी आउट हैं 2027 बैच की। अगर प्रिपेयर कर रहे हो डीएनएस के लिए, एक बहुत तगड़ा अपॉर्चुनिटी है, गिवन दैट यू हैव 70% पीसीएम इन योर क्लास 12th। अगर है तो मेरे भाई फटाफट से जाके फॉर्म फिल आउट कर दो, क्योंकि एंग्लो के फॉर्म्स आउट है। और हाँ, एक काम और करना, डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में भी गूगल फॉर्म पड़ा है, वो भी फिल आउट कर देना। 4-5 बेसिक डिटेल्स फिल करनी होगी, उसके बाद तुम्हें एंग्लो की डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी एक तो, और दूसरा एक मेंटोर से डायरेक्ट कॉल आ जाएगा, जिसमें कि वो तुम्हें बेसिक सारी डिटेल्स समझा देंगे कि भैया कैसे प्रिपेयर करना है, क्या प्रिपेयर करना है, मटेरियल कौन सा है, कहाँ से मिलेगा, कैसे गाइडेंस कैसे लेनी है, मॉक इंटरव्यू कितने देने हैं और एक्चुअल इंटरव्यू में क्या होता है, सारी चीजें एंग्लो के बारे में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में जाके गूगल फॉर्म फिल आउट कर देना। एंड येस, डू लाइक द वीडियो, क्योंकि सबसे पहला अपडेट बडिंग मरीनर्स ही लेके आता है तुम्हारे लिए। अब देखो भैया, एंग्लो की अगर मैं बेसिक बात बताऊं तुमको, तो एंग्लो का ना सीन थोड़ा सा निराला है। एंग्लो का सीन थोड़ा सा निराला है, क्योंकि अगर तुम एनआईओएस के बच्चे हो तो एंग्लो कहता है भैया आ जाओ। अगर तुम इंप्रूवमेंट के बच्चे हो तो एंग्लो कहता है भैया तुम भी आ जाओ। अगर तुम एक रेगुलर अपीयरिंग स्टूडेंट हो, बट क्योंकि ये फेब बैच की बात कर रहे हैं हम, तो वैसा तो तुम्हारा होगा नहीं सीन। तुम ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं होंगे, एनआईएस नहीं होंगे, तो तुम क्या होंगे, तुम ड्रॉपर स्टूडेंट होंगे, जिन्होंने बोर्ड्स दिया होगा अपना 2026 में, और तुम्हारी पीसीएम होनी चाहिए 70% से अबव। अगर 70% से ज़्यादा तुम्हारी पीसीएम है, 70% से ज़्यादा अगर तुम्हारी पीसीएम, तो भैया तुम एलिजिबल हो, जाओ एंग्लो का फॉर्म भर दो। इसके अलावा बात करें तो 60 पीसीएम, 60 से ज़्यादा तुम्हारे इंग्लिश में होने चाहिए क्लास 12th में, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। क्लास 10th या क्लास 12th में तुम्हारे मिनिमम इंग्लिश में 60% से ऊपर होने चाहिए। अब बात करें अगर इनकी, तो मैंने निराला क्यों कहा था, तुम्हें अब समझ में आ जाएगा। तुम अगर एक रेगुलर ड्रॉपर स्टूडेंट हो, ठीक है, तो तुम्हारी कितनी होनी चाहिए, तुम्हारी 60% होनी चाहिए इंग्लिश में, 70% होनी चाहिए पीसीएम में, ठीक है। बट अगर तुम एनआईओएस और इंप्रूवमेंट हो तो तुम्हें 75% से ज़्यादा पीसीएम चाहिए। अगर ये है तब तुम एलिजिबल हो। इंग्लिश के क्राइटेरिया सेम। आया कुछ समझ में? क्लियर है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एकदम सिंपल है। अब दूसरी बात सुनो, देखो फेब के लिए एलिजिबल होने के लिए मेन रूल आईएमयू सीईटी में एक वैलिड रैंक तो है ही, तो ये तुम्हारी होनी ही चाहिए। लेकिन अगर तुम्हें एंग्लो का एक स्पेसिफिक रूल नहीं पता, दैट रूल इज कि भैया अगर तुम टॉप 40 परसेंटाइल में हो तभी एलिजिबल हो। अब टॉप 40 परसेंटाइल का मतलब क्या होता है? देखो यार, अगर तुम लास्ट ईयर का रैंक लिस्ट चेकआउट करोगे तो लगभग 22 से 23 हज़ार बच्चों की कुछ की रैंक लिस्ट बन के आई, 25,000 मान लो, 25,000 की रैंक लिस्ट बन के आई थी, तो 25,000 की रैंक लिस्ट बन के आई थी। एंड टॉप 40 परसेंटाइल कितना हो गया भैया? 40% ऑफ 25,000। यहाँ 2 जीरो को मार दो, क्या बन गया? देखो, ये हो गया 100 और ये हो गया एक और, तो 10,000। अगर तुम्हारी 10 के अंदर रैंक है तो भैया तुम एंग्लो के फेब बैच के लिए एलिजिबल हो। और तुम में से काफ़ी बच्चे होंगे जिनकी 10K के अंदर रैंक नहीं है, तुम भी एलिजिबल तो हो। बट करती क्या है ना, एंग्लो तुम्हारा इंटरव्यू परफॉर्मेंस देखती है और बोर्ड की पीसीएम देखती है। अगर तुम्हारा बोर्ड का पीसीएम भी बहुत तगड़ा है और तुम इंटरव्यू भी बहुत तगड़ा कर दो, तो भले ही तुम्हारी रैंक 12,000, 13,000, शायद 14,000 भी क्यों ना हो, तुम्हें एंग्लो शायद सेलेक्ट कर ले। बट द पॉइंट इज कि अगर तुम्हारी 10,000 से अंदर है, तब तो डेफिनेटली तुम्हारा एक एज है ओवर ऑल दी अदर एस्पिरेंट्स, ठीक है। अब अगर मैं सीट्स की बात करूं एंग्लो ईस्टर्न में, तो एंग्लो ईस्टर्न में फेब बैच में 120 सीट्स होती है, विच इज ऑलमोस्ट 25% ऑफ ऑल दी कंपनीज दैट आर कमिंग इन फेब बैच। मतलब तुम्हारे लिए एक बहुत ही तगड़ा चांस होने वाला है। मतलब फेब बैच में जितने सिलेक्शंस होंगे ना, उनमें से 40% सिलेक्शंस तो 25% सिलेक्शंस तो एंग्लो में ही होने वाले हैं, ठीक है, पैन इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो। दैट इज द थिंग। तो तुम बहुत बढ़िया से प्रिपरेशन कर सकते हो बडिंग मरीनर्स अकेडमी में ज्वाइन करने। एक और चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ कि भैया अगर मैं लास्ट ईयर फेब बैच की बात करूँ, तो ये जो 120 तुम्हें यहाँ दिख रहा है ना, इस 120 में से 80 बच्चे बडिंग मरीनर्स के एंग्लो ईस्टर्न में सेलेक्ट हुए थे। टू बी प्रिसाइज, नॉट एग्जैक्टली 80, 73, ठीक है, 73 बच्चे बडिंग मरीनर्स के सेलेक्ट हुए थे एंग्लो ईस्टर्न शिप मैनेजमेंट कंपनी में। अगर तुमको चाहिए भैया इस तरीके का सिलेक्शन, तो भैया जाओ डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म फिल आउट कर दो। अब आओ तुम्हें एंग्लो की वेबसाइट पे भी ले चलता हूँ, एक बार दिखा देता हूँ क्या सीन है, कैसा करना है। थोड़ा सा इस वीडियो में ना ये भी डिस्कस करेंगे भैया कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं वो भी बताऊंगा आज के वीडियो में। तो डू वॉच इट टिल दी एंड। देखो भैया, हाँ, ये तुम्हारा एंग्लो का डीएनएस का पेज है। अगर तुम्हें एंग्लो का फॉर्म भरना है, ये लिंक तुम्हें मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जाओ गूगल फॉर्म फिल आउट कर दो, ठीक है। थोड़ा सा मैं नीला दिख रहा हूँ तो मैं ट्राई करूंगा इधर ही देख के समझा दूँ ठीक है। तो देखो भैया, डीएनएस की अगर मैं बात करूं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तुम्हारे सामने लिखा है 12th के लिए 70%। ये लोग इंप्रूवमेंट वगैरह का नहीं मेंशन करते अलग से, बट हाँ तुम्हारा वो इधर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर तुमने ऑलरेडी बीएससी कर रखी है, अगर तुमने बीएससी ऑलरेडी कर रखी है एंड लास्ट ईयर आईएमसीटी भी दिया था, उसमें भी एक रैंक है
ठीक है, तो तुम्हारी 65% होनी चाहिए फाइनल ईयर में, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए और 10th का पीसीएम मिनिमम 65% से तो ऊपर तब भी होना ही चाहिए। और बीटेक कर रखी है, मान लो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बीटेक कर रखी है, तो किसी AICTE अप्रूव्ड या UGC अप्रूव्ड कॉलेज से तुम्हारा डिग्री होना चाहिए और तुम्हारे 12th पीसीएम में 65% से ऊपर होनी चाहिए। अगर तुम ये क्राइटेरिया फॉलो करते हो तो भले ही तुमने BSc कर रखा है, बीटेक कर रहे हो, तुम तब भी एंग्लो ईस्टर्न DNS में ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर बाकी चीज़ों की बात करूँ तो देखो यार, इंग्लिश में 60% होने चाहिए 10th और 12th में, एज लिमिट तुम्हारी 17 to 25 होनी चाहिए, 1 फरवरी को तुम्हारा कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, शादी तुम्हारी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो राजस्थान के हो तो सोच लेना, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड एंड मेडिकल की बात करूं तो देखो यार, तुम यहाँ पे जाके पढ़ सकते हो, बाकी जो तुम्हारा DG शिपिंग का बेसिक फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है ना, वही सेम एंग्लो भी यूज करता है, तो ऐसा कुछ नया बहुत तगड़ा नहीं होने वाला, ठीक है। IMECT तुम्हारा क्वालिफाइड होना चाहिए, ओके, क्लियर है बच्चा लोग, बढ़िया, 1 नंबर। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देखो, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, कुछ नहीं करना है, इसमें स्क्रॉल करके आ जाओ और ये अप्लाई नाउ पे ना, अप्लाई नाउ पे ऐसे क्लिक कर देना, ठीक है, अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना, तुम्हारा वो फॉर्म खुल जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये तुम्हारा फॉर्म खुल गया, यहाँ अग्री पहले ही करवा लेते हैं ये लोग, ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं कि तुम्हारी जमीन जायदाद ले लेंगे, बस अग्री कर दो, यहाँ पे अपना नाम डालो, आखिरी नाम डालो, कैप्चर डाल दो और डन कर दो। इसके बाद तुम्हारा पूरा फॉर्म खुल जाएगा, जिसका मैं कंप्लीट फॉर्म फिलिंग वीडियो अलग से तुम्हारे सामने ला के रख दूंगा, ठीक है। बढ़िया से वो फॉर्म भरना एंड तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। चलो डाल के देख ही लेते हैं। मान लो ये फर्स्ट नेम में मैंने डाल दिया JG और लास्ट नेम में मैंने डाल दिया G। ये चलते हैं 8D0B। क्या तुम्हें भी 0 और O में कंफ्यूजन होता है? 8, ठीक है, ये तुम्हारा फॉर्म खुल गया। देखो आधार नंबर जो है ना, आधार नंबर इज समथिंग वेरी वेरी स्पेसिफिक मतलब अगर तुमने एक बार इधर आधार डाल के अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया, अभी तुम्हारा आईडी उधर बन जाएगा, तो तुम दोबारा वो चीज नहीं कर पाओगे, तो बी वेरी श्योर कि तुम ये एक ही बार में करके डन करो, ठीक है। आधार गलत मत डाल देना ऑफ कोर्स, ठीक है, किसी और की चांस खा जाओगे तुम। अब कोई बच्चा बैठेगा बोलेगा आज मैं बैठ के सारे आधार डाल दूंगा ताकि किसी का भी फॉर्म भर ना पाए, मैं ही फॉर्म भरूं बस, ऐसा मत करना। एक आधार कार्ड, एक आधार नंबर में 16 डिजिट होता है, PNC पढ़ के आओ कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, जिंदगी भर में भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये है अपना, इधर डालो सारा सामान जो भी माल पानी मांग रहा है, ठीक है। अपलोड आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी एंड अपना चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक कर देना, काम हो जाएगा। फर्स्ट नाम, अच्छा नाम वगैरह में क्या होता है ना, बच्चे काफी बार गलती कर देते हैं, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक करने बिल्कुल अवॉइड करना। यहाँ तुम वो नाम डालना जो तुम्हारे आधार कार्ड में लिखा हुआ है। अगर आधार कार्ड में महक मंगेला लिखा है तो भैया महक मंगेला ही डालना, ठीक है, महक कुमार मंगेला मत डाल देना, दैट इज द थिंग, ठीक है। अगर तुम्हारा मिडिल नेम नहीं है छोड़ दो, देखो यहाँ स्टार मार्क नहीं है ना, मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जहां भी तुम्हारा स्टार मार्क्ड नहीं है वो कॉलम तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, डाल सकते हो डाल दो, गलती मत करना, नहीं डालना छोड़ भी सकते हो, ठीक है। जेंडर वगैरह सही डालना एकदम, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर वगैरह देख लेना, CET रैंक आई है, आई ही होनी चाहिए, ये जरूर से डाल ही देना, इसको छोड़ना मत, CET एप्लीकेशन नंबर और रैंक को, ठीक है। अपना एडमिट कार्ड खोलना IMECT को, उसमें से उठा के डाल देना। फादर्स ऑक्यूपेशन जो भी है डाल दो, ठीक है। मदर्स ऑक्यूपेशन, इफ देयर इज नो ऑक्यूपेशन तो हाउस वाइफ सेलेक्ट कर सकते हो, वहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। फैमिली एनुअल इनकम जो भी है तुम डाल सकते हो, क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं, जस्ट कीप इट, ठीक है। ये तुम्हारा लोन प्रोसेस के हिसाब से पूछ लेते हैं कि भाई बाद में मान लो बच्चे को लोन चाहिए रहे तो उनके पास डेटा रहे। पासपोर्ट साइज फोटो वही डालना जो तुम्हारी लेटेस्ट फोटो हो, क्योंकि क्या करते हैं कभी और बच्चे बहुत पुरानी डाल देते हैं, वैसा मत करना, लेटेस्ट फोटोग्राफ डालना। और साइज तुम्हारा 500 KB से कम होना चाहिए। तो मान लो अगर तुम्हारा फोटो का साइज 1 MB 2 MB समथिंग है, तो जाओ अपना JPG साइज रिड्यूसर या PNG साइज रिड्यूसर करके सर्च करना, वेबसाइट मिल जाएगी, उसमें से अपना कन्वर्ट करके 500 MB से कम करके डाल देना। एड्रेस अपना वो रखना जो पासपोर्ट में तुम्हारा डला हुआ है, पासपोर्ट अगर नहीं डला है तो बनवा लो, काम आएगा। स्टेट एंड पिन कोड वगैरह देख लो, सिटी यहाँ से डाल सकते हो। ब्रदर सिस्टर की डिटेल की बात करूँ तो यहाँ पे कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है, स्किप आउट कर सकते हो, ठीक है। ये डेटा लेते हैं कि कल को तुम्हारा भी बहन को अगर भाई को अगर एंग्लो ईस्टर्न में ज्वाइन करना हो तो, ठीक है, उसके लिए डेटा ले लेते हैं, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह एकदम करेक्ट डालना, ठीक है। जो स्टार मार्क नहीं है उसको छोड़ दो। ये है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ तुम्हें ना अपने मार्कशीट्स को देख के ही फिल करनी है जो भी चीज़ें मांग रहे हैं, ठीक है। तुम्हारा स्कूल कॉलेज का नाम एक्जैक्टली वही होना चाहिए जो तुम्हारी मार्कशीट पे लिखा है 10th और 12th की। तुम्हारा बोर्ड यूनिवर्सिटी का पूरा नाम सेलेक्ट करना, CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। पासिंग ईयर तुम एक्जैक्टली वही डालना। अगर मैंने 2026 में पास किया तो मैं 2026 डालूंगा। अगर मैं इंप्रूवमेंट स्टूडेंट हूँ कोई बात नहीं, मेरा पासिंग ईयर जो था मैं वही डालूंगा। अगर मैंने 2026 में इंप्रूवमेंट दिया था बट मेरा पास तो एग्जाम 2025 में हो गया, तो मैं 2025 डालूंगा यहाँ पे पासिंग ईयर में, ठीक है। वो चीज़ें याद रखना। एग्रीगेट परसेंटेज वगैरह डाल दो, PCM परसेंटेज डाल दो, ओके। हाइट, वेट, क्या ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है? नहीं, क्योंकि ये चेंज हो जाता है। हाइट को जितना भी तुमने मेजर करा है उस हिसाब से डाल देना, वेट जो है डाल देना, बट ऐसा कुछ नहीं है कि चेंज हो गया कल को तुमने वेट लॉस कर लिया तो कोई दिक्कत आएगी, नहीं आएगी। होल्डिंग पासपोर्ट,
अप्लाइड है तो अप्लाइड डाल देना, यस है तो यस डाल देना, ट्राई करो अप्लाई कर ही लो अगर नो भी है तो। अगर एज 18 नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, नो डाल सकते हो, ठीक है। हैव यू अप्लाइड बिफोर का कॉलम इधर है, बाकी सारा ये डिस्क्लेमर एक्सेप्ट करके जो भी फॉर्म की फी रहेगी वो फिल आउट कर देना। हार्डली आई गेस कुछ 500-700 फीस रहती है एंग्लो के फॉर्म की, ठीक है, 500 to 700 के बीच में रहती है, वो तुम फिल आउट कर देना एंड योर वर्क इज डन, ठीक है। यू हैव रजिस्टर्ड। फिर हॉल टिकट वगैरह का सिस्टम रहेगा, जो तुम्हारा हॉल टिकट आएगा तुम्हारे रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए, दे विल गाइड यू कि कब आएगा कैसा आएगा। डिस्क्रिप्शन में फॉर्म पड़ा है वो भर दो, पता चल जाएगा। एक फ्री ग्रुप में ज्वाइन करवा दूंगा तुमको जिसमें तुम्हारा अपडेट आ जाएगा, ठीक है भैया। इतना क्लियर है बढ़िया से, फॉर्म फिलिंग बेसिक समझा दिया है मैंने, ठीक है, फॉर्म फिलिंग समझा दिया है बेसिक। अब आगे बढ़ते हैं। देखो हाँ, अगर मैं हाउ टू प्रिपेयर की बात करूं, हाउ टू प्रिपेयर की अगर मैं बात करूं, हाउ टू प्रिपेयर, ठीक है, हाउ टू प्रिपेयर की अगर मैं बात करूं तो देखो यार, एंग्लो का रिटन जो है दैट इज नॉट वेरी टफ, सेंटर बेस्ड होता है, ठीक है, सीबीटी है, सेंटर बेस्ड टेस्ट है, ठीक है। उसमें तुम्हारे 2 सेक्शंस रहते हैं, ठीक है, पीसीएम वीसीएम अलग रहता है और एक सेक्शन अलग रहता है इंग्लिश एप्टीट्यूड का, साइकोमेट्री का, सॉरी, ठीक है। पीसीएम वगैरह में तुम्हारे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइकोमेट्री में तुम्हारे 290 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या एंग्लो का रिटन बहुत ज़्यादा टफ होता है? नहीं, बट अगर तुमने पीवाईक्यूज की अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है तुम्हारा काम हो जाएगा। पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर आता है तुम्हारा साइकोमेट्री सेम डे। साइकोमेट्री में यहाँ थोड़े बच्चे आउट हो जाते हैं। देखो भाई 290 क्वेश्चन तुम्हें करने पड़ेंगे 1 घंटे के अंदर, ठीक है, और तुम्हारे सारे आंसर्स ना प्रॉपरली एनालाइज होते हैं। अगर तुमने एक क्वेश्चन भी मिस कर दिया, मान लो टाइम आउट हो गया और तुमने एक क्वेश्चन छोड़ दिया, तो तुम्हारा पूरा वो पेपर कैंसिल हो जाएगा, एक्सेप्ट ही नहीं होगा, फिर तुम्हें 90 दिन बाद दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, एंग्लो के फॉर्म यार जल्दी भर लेना, क्योंकि कभी कभार क्या सीन रहता है ना कि मान लो अगर तुम्हारा अभी इस बार नहीं क्लियर हुआ तो तुम 90 दिन बाद रीअप्लाई भी कर सकते हो, राइट। तो जितना जल्दी भरोगे तुम्हें उतना चांस ऑफ सिलेक्शन ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो साइकोमेट्री का तुम्हारा ये सीन रहता है। इसके बाद फिर अगर तुम दोनों चीज़ें क्लियर कर लेते हो तो तुम्हें रिटर्न के लिए बुलाएंगे दिल्ली में या फिर एंग्लो में, ठीक है, एंग्लो ईस्टर्न के खुद के कॉलेज में। दिल कॉल यू फॉर एन इंटरव्यू। इंटरव्यू में देयर इंटरव्यू इज वेरी टेक्निकल भाई, दे वांट अ पर्सन विद अ वेरी गुड कम्युनिकेशनल इंग्लिश एंड विद अ वेरी गुड आंसर फ्रेमिंग पैटर्न, मतलब तुम्हारे आंसर्स बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक टू द पॉइंट होने चाहिए। तो वही चीज़ है। अगर तुम्हें चाहिए एक ऐसा सेशन जिसमें मैं तुम्हें एंग्लो के इंटरव्यू के पीवाईक्यूज करवा दूं, तो फटाफट से कमेंट्स में डाल देना भाई, एंग्लो के इंटरव्यू के पीवाईक्यूज तुम्हारे लिए ले आऊँगा, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन में बैच का लिंक तो पड़ा ही है, तुम्हारा पूरा मटेरियल तुम्हारे सामने आ जाएगा। और तुम्हें रिटर्न की पीवाईक्यू सोल्यूशन का एक वीडियो चाहिए, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, जिसमें एंग्लो के लगभग 200 क्वेश्चन हमने सॉल्व करे थे लाइव आके ऑफलाइन फैकल्टी के साथ। अगर तुम्हें वो चाहिए उसके लिए भी कमेंट्स में डाल दो, यस सर वी वांट अ पीवाईक्यू सॉल्विंग सेशन, एंड अपन एंग्लो के रिटर्न की पीवाईक्यू सॉल्व कर लेंगे। अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, इतने भी आसान नहीं होते, ठीक है। चलो ये कुछ चीज़ें हो गई। अब अगर मैं बताऊं तो यार बेस्ट टाइम ऑफ प्रिपरेशन इज राइट नाउ, ठीक है, राइट नाउ, बेस्ट टाइम ऑफ प्रिपरेशन इज राइट नाउ। तुम्हें अभी की अभी चीज़ें करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बहुत ही जल्दी होगा रिटर्न, ठीक है, इनके बहुत जल्दी जल्दी सेंटर स्लॉट्स आते रहते हैं। तो फटाफट से फॉर्म भरो, फटाफट से रिटर्न एग्जामिनेशन क्लियर करो एंड यू आर डन। टॉकिंग अबाउट की फीस वगैरह कितनी है, देखो वो भी जानना बहुत ज़रूरी काम है। अगर मैं एंग्लो की फ़ीस की बात करूं तो डीएनएस की फ़ीस इज़ 10 लाख, ठीक है, तुम्हारा 1 साल का फीस लगभग 10 लाख जाता है। बट क्या लोन मिल जाता है इजीली? तो यस, इट इज़ लोनेबल अमाउंट, तुम्हें लोन इजीली मिल जाएगा, तो डोंट यू वरी, ठीक है। जितनी बेसिक डिटेल्स थी मैंने सबसे पहले आके तुम्हें बता दिया है। और भी कोई डाउट है तो भैया कमेंट सेक्शन ओपन है, आग लगा दो बढ़िया से, ठीक है। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को फॉलो कर लेना, एंड यस दैट विल बी इट फॉर द वीडियो। और भी कोई डाउट है तो यार डिस्क्रिप्शन वाला गूगल फॉर्म फिल आउट कर दो, विल पर्सनली गाइड यू, विल कॉल यू 1-to-1 एंड दैट विल बी इट फॉर द वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। दिस इज योर मेंटर जश्न गुप्ता साइनिंग ऑफ, बाय। नहीं पूछदा